नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम भारत के गौरवशाली इतिहास की उन अनकही और अनसुनी कहानियों को आपके सामने लाते हैं जो न सिर्फ आपके दिल को छूती है बल्कि आपके रोंगटे खड़े कर देती है। हमने अब तक सुना है उन शक्तिशाली राजाओं की वीर गाथाएं जिन्होंने अपने साहस, शौर्य और बलिदान से इतिहास के पन्नों को अमर कर दिया था। महाराणा प्रताप, जिन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल बादशाह अकबर की विशाल सेना को अपनी तलवार की धार से ललकारा था और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी, औरंगजेब जैसे क्रूर शासक को बार बार चकमा दिया था और अपने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति से मुगलों की नींद हराम कर दी थी। पृथ्वीराज चौहान, जिनके पराक्रम ने दिल्ली के तख्त को हिला दिया था और जिनकी वीरता आज भी राजस्थान के रेत में गूंजती है। लेकिन दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन 7 रानियों की जिनका नाम सुनते ही मुगल बादशाहों के महलों में सन्नाटा छा जाता था, जिनके साहस के सामने अंग्रेजों की विशाल सेनाएं कांप उठती थी। ये वो रानियां थीं बल्कि अपने साहस, सूझबूझ और बलिदान से भारत के इतिहास को एक नया मोड़ दिया था। ये वो वीरांगनाएं थीं जिन्होंने पुरुषों के वर्चस्व वाले युद्ध क्षेत्र में कदम रखा, तलवारें उठाई और दुश्मनों को धूल चटाई। लेकिन सवाल यह है, कैसे उन्होंने मुगलों और अंग्रेजों जैसे विशाल साम्राज्यों को चुनौती दी थी? क्या रहस्य छिपा है उनकी कहानियों में जो आज भी हमें प्रेरित करता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इतिहास ने इन रानियों के साथ पूरा न्याय किया या उनकी कहानियां आज भी कहीं अधूरी सी रह गई हैं? दोस्तों, ये कहानी सिर्फ वीरता की नहीं बल्कि उन बलिदानों की है जिन्होंने भारत की मिट्टी को और पवित्र बनाया। ये कहानी है उन रानियों की जिन्होंने अपने बच्चों, अपनी प्रजा और अपनी मातृभूमि के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। हर रानी की कहानी में एक ट्विस्ट है, एक ऐसा मोड़ जो आपको हैरान कर देगा। ये सीरीज आपको ले जाएगी उन युद्ध क्षेत्र में जहां हर कदम पर मौत मंडरा रहा है, उन किलों में जहां रणनीतियां बनाई गईं और उन पलों में जहां एक रानी के फैसले ने इतिहास का रुख बदल दिया था। लेकिन ये यात्रा आसान नहीं होने वाली। हर कहानी के साथ आप खुद को उस दौर में पाएंगे जहां हर सांस एक जंग था और हर फैसला जिंदगी और मौत का सवाल था। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर रुके, क्योंकि आखिरी रानी की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या वाकई हम इन वीरांगनाओं की विरासत को समझ पाए हैं? और हाँ, अगर आपको लगता है कि आप इन रानियों के बारे में सब कुछ जानते हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम खोलने वाले हैं कुछ ऐसे रहस्य जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। हम आपको ले चलेंगे उन अनसुने किस्सों में जहां रानियों ने न सिर्फ तलवार से बल्कि अपनी बुद्धिमानी, चालाकी और हिम्मत से दुश्मनों को मात दी थी। क्या आप जानते हैं कि इनमें से कुछ रानियों ने ऐसी रणनीतियां बनाई जो आज भी सैन्य स्कूलों में पढ़ाई जाती है? क्या आप जानते हैं कि इनमें से कुछ रानियां की कहानियां इतिहास की किताबों में पूरी तरीके से दर्ज नहीं हुई है और आज भी उनके बारे में नए तथ्य सामने आ रहे हैं? ये सीरीज ना सिर्फ इन रानियों की कहानी है बल्कि उस भारत की कहानी जो बार बार विदेशी आक्रांताओं के सामने झुका लेकिन कभी टूटा नहीं। ये कहानी है उस शक्ति की जो भारत की मिट्टी में बसी है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को, जहां हम मिलेंगे भारत की 7 सबसे शक्तिशाली रानियों से जिनसे मुगल और अंग्रेज भी डरते थे। लेकिन पहले एक सवाल, क्या आप तैयार हैं उन कहानियों को सुनने के लिए जो इतिहास की किताबों में शायद पूरी तरह से दर्ज नहीं हुई है? अगर हाँ, तो चलिए पहली रानी की कहानी शुरू करते हैं। नंबर 1, रानी लक्ष्मीबाई। 1857 का साल। भारत में एक तूफान उठ रहा था। मेरठ से शुरू हुई स्वतंत्रता की चिंगारी पूरे देश में फैल रही थी। लेकिन इस तूफान का सबसे चमकता सितारा थी रानी लक्ष्मीबाई, जिन्हें इतिहास झांसी की रानी के नाम से जानता है। 29 साल की यह युवा रानी अपने छोटे से बेटे को पीठ पर बांधे, तलवार हाथ में लिए अंग्रेजों की विशाल सेना को चुनौती दे रही थी। उनकी कहानी सिर्फ वीरता की नहीं बल्कि एक ऐसी चालाकी, हिम्मत और बलिदान की थी जिसने अंग्रेजों को हैरान कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य क्या था? क्या वे वाकई उस आखिरी युद्ध में मारी गई थीं या उनकी कहानी में कोई और ट्विस्ट था? आइए इस कहानी को शुरू से जानते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका असली नाम था मणिकर्णिका तांबे, लेकिन परिवार और दोस्त उन्हें मनु कहकर बुलाते थे। उनके पिता मोरोपंत तांबे पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में एक सम्मानित अधिकारी थे। मनु का बचपन उस समय की अन्य लड़कियों से बिल्कुल अलग था, जहां उस दौर में लड़कियों को घरेलू कामों और शादी की तैयारी में उलझा दिया जाता था।
मनु घोड़ों पर सवार होती थीं, तलवार चलाना सीखती थीं और तीरंदाजी में इतनी माहिर थीं कि उनके निशाने कभी चूकते नहीं थे। उनके दोस्त नाना साहब और तात्या टोपे, जो बाद में स्वतंत्रता संग्राम के बड़े नेता बने, उनके साथ युद्ध कला का अभ्यास करते थे। लेकिन किसे पता था कि यह नन्ही सी लड़की एक दिन भारत के इतिहास की सबसे बड़ी नायिका बनेगी। 1839 में जब मनु सिर्फ 11 साल की थीं, उनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव नेवलकर से हो गई। शादी के बाद उनका नाम बदलकर लक्ष्मीबाई रखा गया। गंगाधर राव एक प्रबुद्ध शासक थे जो कला और संस्कृति के प्रेमी थे। उन्होंने झांसी में रंगमहल और नाटकशालाएं बनवाईं, लेकिन उनके वैवाहिक जीवन में एक दुख था। उनके कोई जैविक संतान नहीं थी। 1851 में रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह कुछ महीनों बाद ही मर गया। इस दुख से उबरने के लिए गंगाधर राव और रानी ने अपने भतीजे आनंद राव को गोद लिया और उसका नाम दामोदर राव रखा। लेकिन 1853 में गंगाधर राव की असामयिक मृत्यु ने झांसी को संकट में डाल दिया। अंग्रेजों ने अपनी कुटिल नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत दामोदर राव को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। इस नीति के अनुसार अगर किसी रियासत का राजा बिना जैविक उत्तराधिकारी के मर जाता था तो वह रियासत ब्रिटिश साम्राज्य में मिला ली जाती थी। अंग्रेजों की योजना थी झांसी को अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाना, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने इस साजिश को खुली चुनौती दी। उन्होंने अंग्रेजों को पत्र लिखे, कानूनी दावे पेश किए और कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यह नारा न सिर्फ उनकी हिम्मत का प्रतीक था, बल्कि एक ऐसी आग थी जो जल्द ही पूरे भारत में फैलने वाली थी। 1857 में जब मेरठ में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई, रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी छोटी सी सेना को एकजुट किया। उनकी सेना में न सिर्फ पुरुष योद्धा थे, बल्कि महिलाएं भी शामिल थीं। उनकी सबसे खास सहयोगी थीं झलकारी बाई, जो उनकी हमशक्ल थीं और एक कुशल योद्धा। झलकारी, जो कोली समुदाय से थीं, ने रानी के साथ मिलकर कई युद्धों में हिस्सा लिया। रानी ने अपनी सेना को प्रशिक्षित किया, किले की सुरक्षा को मजबूत किया और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। मार्च 1858 में अंग्रेजों ने झांसी पर पूर्ण हमला बोल दिया। सर ह्यूग रोज के नेतृत्व में अंग्रेज सेना ने किले को चारों ओर से घेर लिया। तोपों की गड़गड़ाहट से आसमान गूंज रहा था। रानी ने किले की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया। उनकी रणनीति इतनी चतुर थी कि अंग्रेज कई दिनों तक किले में प्रवेश नहीं कर पाए। रानी दिन रात अपनी सेना को प्रेरित करती थी और स्वयं युद्ध क्षेत्र में उतरती थी, लेकिन अंग्रेजों की संख्या और हथियार उनकी छोटी सी सेना से कहीं ज्यादा थे। यहाँ आता है कहानी का पहला ट्विस्ट। जब किला टूटने की कगार पर था, झलकारी बाई ने रानी का वेश धारण किया और अंग्रेजों को चकमा दिया। इस बीच रानी अपने बेटे दामोदर राव को पीठ पर बांधकर घोड़े पर सवार होकर किले से भाग निकली। यह पल इतिहास के सबसे नाटकीय पलों में से एक है। रानी ने 100 मील की दूरी तय की और कालपी पहुंची, जहां उन्होंने अपनी सेना को फिर से संगठित किया। उनके साथ थे उनके वफादार साथी तात्या टोपे और अन्य क्रांतिकारी। रानी ने हार नहीं मानी। उन्होंने ग्वालियर पर कब्जा करने की योजना बनाई, क्योंकि ग्वालियर एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किला था। मई 1858 में रानी और उनकी सेना ने ग्वालियर पर कब्जा कर लिया, लेकिन अंग्रेजों ने फिर से हमला बोला। 17 जून 1858 को ग्वालियर के कोटाह की सेराई में रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी आखिरी जंग लड़ी। अपने बेटे को पीठ पर बांधे, घोड़े पर सवार, तलवार चलाती हुई उन्होंने अंग्रेजों की पूरी रेजिमेंट को चुनौती दी, लेकिन एक गोली ने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए रोक दिया, या शायद नहीं। यहां आता है कहानी का सबसे बड़ा रहस्य। कुछ स्थानीय किंवदंतियां और इतिहासकारों का मानना है कि रानी लक्ष्मीबाई उस युद्ध में मरी नहीं थीं। कुछ कहानियां कहती हैं कि वे गुप्त रूप से बच निकलीं और नेपाल या किसी अन्य जगह गुमनाम जीवन बिताया। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी जगह झलकारी बाई ने बलिदान दिया और रानी को बचाने के लिए यह रहस्य बनाया गया। यह सच है या सिर्फ एक किंवदंती? यह आज भी इतिहास का एक अनसुलझा सवाल है। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु ने झांसी को हिला दिया, लेकिन उनकी वीरता ने स्वतंत्रता की ऐसी चिंगारी जलाई जो पूरे भारत में फैल गई। अंग्रेज सेनापति ह्यूग रोज ने उनके बारे में कहा था, वह सबसे खतरनाक विद्रोही थी जिसे हमने कभी देखा। उनकी कहानी ने न सिर्फ उनके समय के लोगों को प्रेरित किया, बल्कि आज भी हर भारतीय के दिल में देशभक्ति की आग जलाती है। लेकिन क्या उनकी कहानी यहीं खत्म हो गई? उनकी विरासत ने आने वाली रानियों को कैसे प्रभावित किया? ये जानने के लिए चलिए अगली रानी की कहानी की ओर बढ़ते हैं। नंबर 2, रानी दुर्गावती।
गोंडवाना की शेरनी 1564 का साल। मध्य भारत के घने जंगलों में गोंडवाना का एक छोटा सा राज्य था जो अपनी समृद्धि और संस्कृति के लिए जाना जाता था। लेकिन इस राज्य पर मुगल बादशाह अकबरों की नजर थी। अकबर की विशाल सेना गोंडवाना पर कब्जा करने के लिए तैयार थी, लेकिन इन जंगलों के बीच एक रानी अपनी छोटी सी सेना के साथ मुगलों को चुनौती दे रही थी। ये थी रानी दुर्गावती, जिनकी वीरता और रणनीति ने अकबर जैसे शक्तिशाली बादशाह को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन उनकी कहानी में ऐसा क्या था जो उन्हें इतिहास की सबसे साहसी रानियों में से एक बनाता है, और उनकी मृत्यु का रहस्य क्या था? आइए इस कहानी को शुरू से जानते हैं। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को चंदेल राजवंश के कालिंजर किले में हुआ था। उनके पिता राजा कीरतराय पोवरे एक शक्तिशाली शासक थे जिन्होंने चंदेलों की गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाया। दुर्गावती का बचपन युद्ध कला और प्रशासन के प्रशिक्षण में बीता। उन्हें तलवारबाजी, घुड़सवारी और तीरंदाजी में महारत हासिल थी। इसके अलावा वे एक कुशल शिकारी थीं और कहा जाता है कि वे अकेले ही जंगल में बाघ का शिकार कर सकती थीं। उनकी बुद्धिमानी और साहस ने उन्हें कम उम्र में ही अपने पिता के दरबार में सम्मान दिलाया। 1542 में दुर्गावती की शादी गोंड राजा दलपत शाह से हुई। यह शादी न सिर्फ दो परिवारों का मिलन थी, बल्कि चंदेल और गोंड राजवंशों का एक रणनीतिक गठबंधन भी था। दलपत शाह एक प्रगतिशील शासक थे और उन्होंने अपनी रानी को प्रशासन और युद्ध में बराबर का भागीदार बनाया। लेकिन 1550 में दलपत शाह की असामयिक मृत्यु ने गोंडवाना को संकट में डाल दिया। उनका बेटा वीर नारायण हो अभी नाबालिग था, इसलिए रानी दुर्गावती ने शासन की बागडोर अपने हाथों में ली। रानी दुर्गावती न सिर्फ एक योद्धा थी, बल्कि एक कुशल प्रशासक भी। उन्होंने अपने राज्य में सड़कों, कुओं और मंदिरों का निर्माण करवाया। उन्होंने गोंडवाना की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया और अपनी प्रजा के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की। उनकी निष्पक्षता और न्यायप्रियता ने उन्हें जनता के बीच बेहद लोकप्रिय बना दिया। लेकिन जब मुगल बादशाह अकबर ने गोंडवाना की समृद्धि पर नजर डाली, तो रानी ने युद्ध का बिगुल बजा दिया। 1562 में अकबर के सेनापति आसफ खान ने गोंडवाना पर हमला किया। अकबर की योजना थी गोंडवाना को अपने साम्राज्य में मिलाकर मध्य भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित करना। लेकिन रानी दुर्गावती ने अपनी चतुर रणनीतियों से मुगलों को कई बार हराया। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी बेनगोरिल्ला युद्ध होर्स की रणनीति। गोंडवाना के घने जंगलों और पहाड़ी इलाकों का इस्तेमाल करते हुए रानी और उनकी सेना अचानक हमले करती थी और मुगल सेना को हैरान कर देती थी। उनकी सेना में गोंड आदिवासी योद्धा शामिल थे जो जंगलों में युद्ध के लिए माहिर थे। रानी की रणनीतियों ने मुगलों को कई सालों तक परेशान किया। लेकिन 1564 में आसफ खान ने एक विशाल सेना के साथ फिर से हमला बोला। इस बार रानी की सेना को भारी नुकसान हुआ। 24 जून 1564 को नरई नाला बेमौन के युद्ध में रानी की सेना घिर गई। रानी स्वयं हाथी पर सवार होकर युद्ध का नेतृत्व कर रही थी, लेकिन एक तीर ने उनकी आंख को चोट पहुंचाई और दूसरा तीर उनकी गर्दन में लगा। रानी बुरी तरह घायल हो गई। उनकी सेना टूटने लगी और हार निश्चित लग रही थी। यहां आता है कहानी का सबसे नाटकीय ट्विस्ट। रानी दुर्गावती ने आत्मसमर्पण करने के बजाय अपने खंजर को निकाला और स्वयं को बलिदान दे दिया। उन्होंने मुगलों के सामने झुकने से इनकार कर दिया और अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राण त्याग दिए। उनकी मृत्यु ने गोंडवाना को हिला दिया, लेकिन उनकी वीरता ने मुगलों को ये दिखा दिया कि एक रानी की इच्छा शक्ति किसी साम्राज्य से कम नहीं होती। लेकिन क्या रानी दुर्गावती की कहानी यहीं खत्म हो गई? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उनकी गोरिल्ला युद्ध की रणनीतियों ने बाद की रानियों जैसे रानी ताराबाई और रानी वेलु नचियार को प्रेरित किया। कुछ स्थानीय किंवदंतियां कहती हैं कि रानी की मृत्यु के बाद गोंड आदिवासियों ने मुगलों के खिलाफ छिपकर युद्ध जारी रखा। उनकी मृत्यु का सही स्थान और परिस्थितियां आज भी इतिहासकारों के बीच बहस का विषय हैं। क्या उनकी बलिदान की गूंज वाकई गोंडवाना तक सीमित रही या उसने पूरे भारत को प्रभावित किया? ये जानने के लिए चलिए अगली रानी की कहानी की ओर बढ़ते हैं। नंबर 3, रानी चेन्नम्मा, कित्तूर की रक्षक, 1824 का साल। दक्षिण भारत का कित्तूर एक छोटा सा रजवाड़ा जो अपनी स्वतंत्रता और संस्कृति के लिए जाना जाता था। लेकिन अंग्रेजों की लालची नजर इस रजवाड़े पर थी। उनकी विशाल सेना ने कित्तूर को घेर लिया था, लेकिन इस किले के अंदर एक रानी अपनी प्रजा को बचाने के लिए युद्ध की कमान संभाल रही थी। ये थी रानी चेन्नम्मा।
जिन्होंने अंग्रेजों को ऐसा सबक सिखाया जो उन्होंने कभी नहीं भुलाया। लेकिन उनकी कहानी में ऐसा क्या था जो उन्हें भारत की सबसे साहसी रानियों में से एक बनाता है, और उनकी हार के पीछे का रहस्य क्या था? आइए इस कहानी को शुरू से जानते हैं। रानी चेन्नम्मा का जन्म 23 अक्टूबर 1778 को कर्नाटक के कित्तूर में हुआ था। उनका परिवार एक सम्मानित जमींदार परिवार था और उन्हें बचपन से ही युद्ध कला और प्रशासन का प्रशिक्षण दिया गया। चेन्नम्मा को घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी में महारत हासिल थी। उनकी बुद्धिमानी और साहस ने उन्हें कम उम्र में ही अपने समुदाय में लोकप्रिय बना दिया। 1790 के दशक में उनकी शादी कित्तूर के राजा मल्ला सरजा देसाई बांड से हुई। मल्ला सरजा एक प्रगतिशील शासक थे और उन्होंने अपनी रानी को प्रशासन और युद्ध में बराबर का भागीदार बनाया। चेन्नम्मा और मल्ला सरजा का वैवाहिक जीवन सुखी था, लेकिन उनके बेटे की असामयिक मृत्यु ने उन्हें गहरा दुख दिया। 1824 में मल्ला सरजा की मृत्यु ने कित्तूर को संकट में डाल दिया। उनके कोई जैविक उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए चेन्नम्मा ने अपने सौतेले बेटे शिवलिंगरुद्र सरजा पंटा को गोद लिया। लेकिन अंग्रेजों ने अपनी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सांस और नीति के तहत शिवलिंगरुद्र को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। उनकी योजना थी कित्तूर को अपने साम्राज्य में मिला लेना। रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों की इस साजिश को खुली चुनौती दी। उन्होंने अपने सलाहकारों और स्थानीय योद्धाओं के साथ मिलकर युद्ध की तैयारी शुरू की। उनकी सेना में किसान, स्थानीय योद्धा और यहां तक कि महिलाएं भी शामिल थीं। 23 अक्टूबर 1924 को अंग्रेजों ने कित्तूर पर हमला किया। अंग्रेज सेनापति और थैकर ने सोचा कि एक छोटे से रजवाड़े को हराना आसान होगा, लेकिन रानी चेन्नम्मा की रणनीति ने उन्हें गलत साबित कर दिया। उनकी सेना ने अंग्रेजों को करारी शिकस्त दी। थैकर मारा गया और 2 अंग्रेज अधिकारी बंधक बना लिए गए। यह जीत कित्तूर के लिए एक ऐतिहासिक पल थी। रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों को दिखा दिया कि एक छोटा सा रजवाड़ा भी उनकी ताकत के सामने नहीं झुकेगा। लेकिन अंग्रेजों ने हार नहीं मानी। उन्होंने और सैनिक भेजे और छल से रानी को कैद कर लिया। रानी को बेल्लारी के किले में कैद किया गया, जहां 21 फरवरी 1829 को उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उनकी कहानी में एक ट्विस्ट था। उनकी वीरता ने कित्तूर की जनता में स्वतंत्रता की ऐसी चिंगारी जलाई जो सालों तक चलती रही। रानी चेन्नम्मा की हार वास्तव में एक जीत थी। उनकी कहानी ने दक्षिण भारत में स्वतंत्रता की भावना को और मजबूत किया। लेकिन उनकी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य क्या था? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उनकी कैद के दौरान उन्होंने गुप्त रूप से अपनी प्रजा को संगठित करने की कोशिश की थी। क्या उनकी विरासत ने बाद की रानियों को प्रेरित किया? ये जानने के लिए हमारे अगले भाग का इंतजार करें।